everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर का जो एक बेसिक पार्ट था वो समझा, जिसमें हमने सिक्योरिटी क्या होता है वो देखा. सिक्योरिटी क्या होता है उसके बाद में हमने ये भी देखा और समझा कि जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमने समझा, तो उसमें क्या देखा था आपने कि ट्रेडिशनली सिक्योरिटी को क्या माना जाता था. सिक्योरिटी के लिए थ्रेट किसको कंसीडर किया जाता था? आउटसाइड बॉर्डर. आउटसाइड बॉर्डर से थ्रेट आएंगे जैसे कि वॉर के फॉर्म में. तो वॉर एक इंपॉर्टेंट थ्रेट था, कोर वैल्यू को एंडेंजर करने वाला इंपॉर्टेंट थ्रेट वॉर था, जिसे कंट्री की टेरिटरी मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इन पे खतरा मंडरा रहा था. तो उसी के चलते सिक्योरिटी पॉलिसीज भी वैसे ही होती थी, या तो डेटरेंस क्रिएट कर लो या डिफेंस कर लो, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर लो या फिर अलायंस बना लो. तो ट्रेडिशनली सिक्योरिटी पॉलिसीज के एलिमेंट क्या थे? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो थी तो वो एक्सटर्नली क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलती थी. ट्रेडिशनल नोशन जो था वो एक्सटर्नल नोशन क्या था. साथ ही साथ अगर हम बात करें कहां कि इंटरनली भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को कैसे कंसीडर किया जाता था, तो वो कंटेक्स्ट और सिचुएशन पे डिपेंड करता है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ज्यादा चिंताएं क्या थी कि बाहर से हमला हो सकता है. इंटरनली उतना ज्यादा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जाता था. लेकिन विद टाइम क्या हुआ, आपने देखा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी तो उनके सामने चैलेंज आया कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी एक साथ मिलकर एक बड़ा चैलेंज बन सकती थी. इतना सब कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वहां तक की चीजें ध्यान है. अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करना और आगे बढ़ना. अब हम जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में वो क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन. तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो रहा सिक्योरिटी का, वहां पे कॉपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कॉपरेशन से क्या तात्पर्य है? कॉपरेशन यानी कि सहयोग. सहयोग यानी कि मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि वॉर से क्या होगा, वॉर से डैमेज होगा, तो उस वॉर को आप क्या कर सकते हो, एक तरह से उस वॉर को ओवरकम कर सकते हो, या फिर उस वॉर को एक तरह के मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, इग्नोर कर सकते हो कुछ समय तक. किसकी मदद से? कॉपरेशन की मदद से, सहयोग की मदद से. या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो रहा तो उसमें कॉपरेशन का क्या रोल रहा है, ठीक है, वो समझेंगे हम इस टॉपिक में. क्लियर हुआ? तो आपको थीम समझ में आना चाहिए. तो इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कॉपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल. ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ये था. यू पीपल माइट लाइक विद दिस कि हाँ सही बात कही आपने, क्या कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो रहा ना सिक्योरिटी का, उसमें ये इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है. किस चीज को? कि कॉपरेशन की मदद से हम वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं. कॉपरेशन की मदद से चलो वायलेंस खत्म नहीं हो रहा है, वॉर कैन नॉट बी एंडेड इन ऑल, ठीक है, मतलब पूरी तरह से लड़ाइयों को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कॉपरेशन से उन लड़ाइयों के प्रभाव को या फिर उन लड़ाइयों को आप रोक सकते हो, इंपैक्ट को कम कर सकते हो. समझ में आया ना? और ये जो स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना कि कॉपरेशन जो है ना, तो कॉपरेशन की मदद से आप जो लिमिट्स लगा सकते हो वायलेंस के ऊपर. समझ लो, मैं आपको बहुत बेसिक एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट इसलिए उठा के लाता हूं क्योंकि वो क्लियर होगा तो आंसर अपने आप बनेंगे आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे होल्ड हो जाएगी. ठीक है, तो क्या लिखा है? इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कॉपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल. सही बात है कि कॉपरेशन की मदद से आप वायलेंस को लिमिट कर सकते हो, और ये जो लिमिट लगाओगे आप वायलेंस के ऊपर, वॉर के ऊपर या फिर थ्रेट्स के ऊपर, तो दिस लिमिट इज रिलेटेड टू बोथ एंड्स एंड मीन्स ऑफ वॉर. एंड्स एंड मीन्स ऑफ वॉर मतलब क्या है? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक लक्ष्य है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्रैक करना है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो वो आपका एंड गोल हो गया. और मींस क्या होंगे? मींस होंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, किस टीचर की मदद ले रहे हैं, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया? मींस हो गया. मींस और एंड्स समझ में आए? तो वैसे ही यहां पे बात की जा रही है कि कॉपरेशन की मदद से वी कैन लिमिट द वायलेंस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन लिमिटिंग द वायलेंस इज पॉसिबल. अगेन, अब वायलेंस को लिमिट करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन. तो पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो लिमिट लगाओगे आप, ठीक है, ये लिमिट आपको एंड पे भी लगाना पड़ेगी. एंड्स मतलब क्या है कि वॉर पे, वॉर इटसेल्फ शुड बी ब्रॉट टू एन होल्ड. ठीक है, तो एंड को भी आपको लिमिट करना होगा और मींस को. अगर मान लो लड़ा भी जा रहा है, तो कॉपरेट करके कुछ ऐसी लिमिट्स लगाओ कि जिस तरह से लड़ा जा रहा है ना, उन तरीकों पे आप क्या कर पाओ? कंट्रोल कर पाओ. जैसे हम क्या होता है, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे लड़ने के तरीके में एक चीज क्लियर है कि हम बंदूक गोली नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे? हम हाथ पैर से लड़ेंगे. तो हमने क्या कर लिया, जो मींस हुए तो उससे वायलेंस कम हो, मतलब बंदूकों का इस्तेमाल करके हम हाथ से लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर लिया आपने? यू आर लिमिटिंग दी वायलेंस विथ इंपोजिंग सम लिमिटेशंस ऑन द मींस ऑफ वॉर. समझ में आया? और एंड्स मतलब वॉर इटसेल्फ, की वॉर को ही लिमिट कर दिया जाए.
आई होप द आइडिया इज क्लियर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि कॉपरेशन की मदद से वायलेंस को लिमिट किया जा सकता है, लिमिटिंग द वायलेंस इज पॉसिबल एंड दीज लिमिट्स रिलेट बोथ टू एंड्स एंड मीन्स ऑफ वॉर। लेट अस फोकस ओवर दिस। तो सवाल ये कि क्या वॉर अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। एवरीबडी एस्पायर्स फॉर पीस, बट पीस कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट वॉर्स, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट आयरनी कि हर इंसान चाह रहा है कि शांति हो, लेकिन शांति बिना लड़ाइयों के नहीं आती है। तो कुल मिला के लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इज वॉर गुड? तो नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हम जैसे यहां देखें तो वही यहां पे बताएगा कि वॉर इज नॉट ए ऑप्शन which is being opted very happily by any country। कोई भी खून खराबा, ठीक है, जान माल की हानि नहीं चाहता है। लेकिन आप क्या देखते हैं, एट द एंड जब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता तो चीजें वॉर में ही ब्रेकआउट होती है, ठीक है। तो कंट्रीज शुड ओनली गो फॉर द वॉर, ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजंस, प्राइमरली सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जीनोसाइड। तो जैसे अगर देखा जाए तो कंट्रीज को लड़ाई पे सिर्फ सही मायनों में ही जाना चाहिए, और प्राइमरली वो सही मायने, सही क्या होगा वो भी डिस्प्यूटेड चीज है ना, कि क्या सही, मेरा सही उनका गलत, उनका गलत मेरा सही हो सकता है। तो प्राइमरली जैसे मान लो क्या है कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तब आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं वॉर तो नहीं करना है, तब तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो वो तो कुचल देगा आपको। तो सेल्फ डिफेंस, या फिर आपने मान लो अगर आप हथियार नहीं उठाते, जैसे नाजीज जो एट्रोसिटी कमिट कर रहे थे ज्यूज के ऊपर, तो अगर वर्ल्ड में लोग हथियार नहीं उठाते तो शायद पूरे ज्यूज ही खत्म हो जाते। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो उस तरह से वॉर जो है, तो वॉर इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। वॉर शुड नॉट एट ऑल बी एन ऑप्शन टू चूज फॉर फ्रॉम, ठीक है। वॉर तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो पहली चीज तो वही है कि लिमिट्स जो लगाने की बात करो आप कॉपरेशन की मदद से, तो ऐसे कॉपरेशन इंश्योर किया जाए कि वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, आखिरी ऑप्शन वॉर रहना चाहिए। तो एंड्स पे लिमिट हो, साथ ही साथ अगर वॉर हो भी रही है तो आर्मीज मस्ट अवॉइड किलिंग और हंटिंग नॉन कॉम्बेटेंट्स, ठीक है, एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग कॉम्बैट्स। समझ में आया ना? तो आप कॉपरेशन की मदद से ये इंश्योर कर सकते हैं कि आर्मी वाले लड़ेंगे, तो जैसे देख रहा होगा आपने कि आर्मी वाले जब लड़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि रोड पे जो दिखता है उसको गोली मार देते हैं, ठीक है। तो जो अनआर्म्ड लोग रहते हैं, नॉन कॉम्बिटेंट्स रहते हैं, तो उन लोगों को, और जो सरेंडर कर चुके हैं, तो उन लोगों के ऊपर हमला ना हो। तो यू आर फोकसिंग टू लिमिट द मीन्स कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है उनपे कुछ ऐसी लिमिटेशंस लगाएं, उनमें कुछ ऐसे कॉपरेशन इंश्योर किया जाए कि वायलेंस कम हो। समझ पा रहे हो? दे शुड नॉट बी एक्सेसिवली वायलेंट, ठीक है। फोर्स must in any case be used only after alternatives have failed। अगर सारे alternatives जब फेल हो गए तभी at the end you have to use the force, नहीं तो cooperation से ही काम दिखाना चाहिए। समझ में आया? तो उस कंटेक्स्ट में ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी डू नॉट रूल आउट अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन एज वेल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या देखेंगे, तो अलग अलग तरह के जो कॉपरेशंस हैं वो क्या है, वो अलग अलग तरह के कॉपरेशंस हैं। देखो, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ध्यान रहेगा, जैसे हमने देखा था ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एलिमेंट क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एलिमेंट्स हमने देखा, डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, और उसी के साथ साथ अलायंस बिल्डिंग है। तो वैसे ही ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आप कॉपरेशन के क्या क्या एलिमेंट्स कंसीडर करोगे। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? तो क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी जो है, तो इट टॉक्स अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशंस एंड व्हाट आर दोज वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशंस। तो दोज वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशंस आर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये चीज रहती है, ठीक है। डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इस चीज पे फोकस किया जाता है। अब एक एक से ये सब कुछ समझते हैं। डिसआर्मामेंट मतलब क्या है? डिसआर्मामेंट मतलब ऐसा है ना कि जैसे मान लो क्या है कि उसके पास में एक खतरनाक सी तलवार है, आपके पास में भी एक खतरनाक सा डंडा है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि वो उसकी तलवार तोड़ दे, मैं अपना डंडा तोड़ दूंगा, तो हम दोनों को थोड़ा खतरा कम रहेगा, डर कम रहेगा, ठीक है। मतलब हथियार दोनों के पास है लेकिन दोनों को एक दूसरे से डर लग रहा है। समझ में आया? तो डिसआर्मामेंट मतलब ये कि जो हेवीली आर्म्ड कंट्रीज हैं, आर्म्ड आर्मीज हैं, जिनके पास खूब हथियार है, बम गोले बारूद है, तो वो बम गोले बारूद अगर खत्म हो जाए तो आधा टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि चलो लड़ाई होगी भी तो पत्थर मार लेंगे एक दूसरे को, लेकिन हथियार तो नहीं है, ठीक है। तो कॉपरेशन का एक तरीका ये भी है डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन। जैसे क्या है कि कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे ना, तो बहुत सारे क्या हो रहा है, बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन बनवा दिए गए थे। बायोलॉजिकल वेपन का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे वो क्रिश मूवी में आपने क्या देखा कि क्रिश 3 है ना शायद, हाँ क्रिश 3 मूवी में वो पानी की टंकी में वो कुछ इंजेक्शन डाल देता है,
ठीक है, तो क्या जितने लोग पानी पीते हैं तो उनको कुछ कुछ होने लगता है, समझ में आया? तो ऐसे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स जो है, बायोलॉजिकल वेपन जैसे कोविड, अगर मान लो कोविड चाइना का एक हथियार होता तो वो एक कितना घातक हथियार था कि पूरी दुनिया रोक दी उसने, है कि नहीं? तो वैसे ही आपको समझना होगा। तो फॉर एग्जांपल दी 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC साइन होता है और 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन होता है, ठीक है, विच बैंड द प्रोडक्शन एंड पोसेशन ऑफ ऑल दीज वेपन्स। तो किसी भी तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को पोजेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन की मदद से डिस्ट्रक्शन जो है मैनकाइंड के ऊपर इमेंस लेवल पर हो सकता है। तो उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाए? डिसआर्मामेंट किया जाए। डिसआर्मामेंट की पॉलिसी इज वन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी। समझ में आया? तो डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स दैट ऑल स्टेट शुड गिव अप द सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स, ठीक है, कि सारे स्टेट जो हैं वो कुछ तरह के वेपन्स को गिव अप कर दे। तो जैसे 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया गया ताकि कोई प्रोडक्शन, कोई पोजीशन ना हो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? देखो इंपैक्ट ये हुआ कि मोर देन 155 स्टेट्स acceded to the BWC and 181 states acceded to the CWC। तो 155 और 188 इतने कंट्रीज ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस को, केमिकल वेपन कन्वेंशंस को साइन किया। हमने बोल दिया कि हाँ, हम किसी भी तरह का प्रोडक्शन और पोजीशन नहीं करेंगे बायोलॉजिकल केमिकल वेपन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे वर्ल्ड वाइड एक जो डर भरा रहेगा ना लोगों के अंदर कि यार ये बायोलॉजिकल वेपन लेकर बैठे, ये केमिकल वेपन लेकर बैठे, कभी मार दिया तो दिवाली के पटाखे टाइप से, तो उसके लिए क्या है, एक निश्चिंतता आ जाएगी। आप सिक्योरिटी जो है, तो सिक्योरिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट बता रहा हूं मैं, आप सिक्योरिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन। समझ में आ रहा है? व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन इन द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, जिसमें डिसआर्मामेंट क्या है वो समझ में आया? क्लियर? मुस्कुराओ। फिर क्या है? बट द सुपर पावर्स, ठीक है, द यूएस एंड सोवियत यूनियन डिड नॉट वांट टू गिव अप द थर्ड टाइप ऑफ वेपन, ठीक है, ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नेमली न्यूक्लियर वेपन, सो दे परसुएडेड आर्म्स कंट्रोल। अब चीज समझो क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन को चलो ड्रॉप कर देते हैं हम कि इनसे नहीं लड़ेंगे, ठीक है, खतरनाक है, लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन है ना, तो ये ऐसे नेशंस, मतलब ये सुपर पावर जो थे, तो ये अभी भी अपना वर्चस्व बचाए रखना चाहते थे। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन तो सबने बना लिए थे, लेकिन जो अगला एक और मतलब ब्रह्मास्त्र जो था इनके पास में, वो क्या था? नेक्स्ट जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे उसमें न्यूक्लियर वेपन वाज वन सच थिंग, न्यूक्लियर वेपन वाज वन सच थिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन वाज वन सच थिंग एंड दे, और ये जो कंट्रीज थी वो न्यूक्लियर वेपन को गिव अप नहीं करना चाहती थी। देखो रैशनल समझो, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन सबके पास है, तो हम भी वो छोड़ देना, तो क्यों सब भी छोड़ देंगे। अब सबके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम न्यूक्लियर वेपन क्यों छोड़े? क्योंकि हमारे पास तो है। तो उन्होंने क्या सोचा कि न्यूक्लियर वेपन तो हम नहीं गिव अप करेंगे। उल्टा उन्होंने क्या किया? दे परसुएडेड आर्म्स कंट्रोल। उन्होंने बोला कि हाँ चलो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, लेकिन इनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? जैसे कॉपरेशन का एक तरीका है ना कि यार हथियार है, लेकिन हम दोनों हथियार अपनी अपनी लिमिट में रखेंगे, तो वो भी एक कॉपरेशन का ही तरीका है, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट तो आपने खत्म ही करवा दिया कॉपरेशन में, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल दूसरा तरीका होता है, जहां पे क्या हो रहा है? आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी भी तरह के डेवलपमेंट और पोजीशन को खत्म कर दे रहे हैं डिसआर्मामेंट में, लेकिन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज के चलते क्या है कि आप एक तरह से एक्विजिशन और डेवलपमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया आर्म्स कंट्रोल का, दी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM, ठीक है, ट्रीटी वाज साइन इन 1972। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या? बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो एक ट्रेजेक्टरी लेती है और फिर जो निशाना जहां साधा रहता है वहां जाके हिट करती है, ठीक है, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाली जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसके चलते क्या है, यूएसए और यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो थे ना, तो इन दोनों ने आपस में एक कॉपरेशन किया कि दे विल नॉट बी यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि चलो न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे पास भी है, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है। तो कॉपरेशन कैसे इंश्योर करेंगे? कॉपरेशन ऐसे इंश्योर किया जाएगा कि हम दोनों ही देश जो है तो न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे के ऊपर हमला मिसाइल्स का इस्तेमाल करके नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा इच्छा होगी तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि उस टाइम पीरियड में जैसे 72 का टाइम पीरियड था, तो 72 के टाइम पीरियड में जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे होंगे, सोवियत यूनियन के कह सकते हैं वो रहे होंगे, प्रेसिडेंट रहे होंगे, तो इन लोगों ने आपस में से तय करा कि हम मिसाइल से हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है। खास करके बैलिस्टिक मिसाइल जो रहेगी, जो कि क्या करते हैं, टारगेट सेट करके छोड़ दी जाती है ना, तो वो टारगेट को जाके ही मारती है। तो
इसके चलते उन्होंने ये तय किया कि न्यूक्लियर वेपन होगा तो न्यूक्लियर वेपन या तो हम शिप से मतलब जैसे आमने सामने टैंक होंगे तो उनसे हमला कर देंगे, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट जाके हमला करेगा, लेकिन मिसाइल से, न्यूक्लियर मिसाइल जो रहेंगी वो न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट नहीं करेंगे। तो आपस में उन्होंने क्या कर लिया, अपने आर्म्स को ऐसे कंट्रोल कर लिया है, क्या कि आर्म्स को ऐसे कंट्रोल कर लिया कि हमारे पास बंदूक है लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं चलाएंगे, हम बंदूक खींच के मार सकते हैं भले, ठीक है। तो ऐसे कि न्यूक्लियर हमला जो होगा तो मिसाइल से नहीं करेंगे दोनों ही, तो दोनों ही एक चीज से निश्चिंत होगा कि हाँ कि कभी भी लड़ाई होगी तो हमला जो होगा मिसाइल से नहीं होगा, न्यूक्लियर हमला, ठीक है। फिर क्या है, द यूएस एंड सोवियत यूनियन साइंड अ नंबर ऑफ अदर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, जैसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, सॉल्ट 2 जिसे कहा जाता है, ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा आपको अगर ध्यान हो तो, कोल्ड वॉर में लास्ट पेज पे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, तो स्टार्ट और सॉल्ट इस तरह की ट्रीटी साइन करी ताकि क्या हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक तरह से कंट्रोल किया जा सके, तो आर्म्स कंट्रोल वाला पार्ट हो गया ये। फिर एनपीटी साइन होती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो ये भी क्या है कि वर्ल्ड में और दूसरी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन पोजेस ना करे, तो आप क्या कर रहे हैं, आर्म्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने थे, तो द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी ऑफ 1968 वाज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इन द सेंस दैट इट रेगुलेटेड द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो आपने ये रेगुलेट कर लिया कि न्यूक्लियर वेपन और लोगों के पास ना जाए, यू हैव कंट्रोल दैट हु विल बी हैविंग द न्यूक्लियर आर्म्स, ठीक है, न्यूक्स किसके पास जाएंगे वो चीज आपने कंट्रोल कर ली है। Fine. The NPT did not abolish nuclear weapon, rather it limited the number of countries that could have them. तो डिसआर्मामेंट नहीं किया एनपीटी, समझ रहे हो ना, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, तो इसने डिसआर्मामेंट नहीं किया कि पूरे खत्म कर दियो जितने भी न्यूक्लियर वेपन थे। आज भी यूएस, यूएसएसआर, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, हम सब न्यूक्लियर वेपन ले लेके बैठे हैं, ठीक है, लेकिन एनपीटी ट्रीटी से क्या हुआ कि जितनों के पास थे उतनों के पास ही रहेंगे, ठीक है, उसके अलावा लोगों को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दी जाएंगे। तो आपने आर्म्स को कंट्रोल कर लिया ना, और वो कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन। तो इन द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, अनदर एलिमेंट या फिर अनदर फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज ऑफ आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट समझ लिया, आर्म्स कंट्रोल समझ लिया। तीसरा देखो क्या है, तीसरा जैसे देखोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ऑल्सो वन सच अप्रोच। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। अब क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस शेयरिंग भी ये है कि जैसे हम कॉपरेट कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि मैं भी एक बिजनेस चला रहा हूं, सामने वाला भी एक बिजनेस चला रहा है, हम दोनों बिजनेस चला रहे हैं, तो हम दोनों को डर है कि यार इसके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी ना हो जिससे मुझे ना घाटा हो जाए, या फिर उसे डर हो कि मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ना हो जिससे उसे घाटा हो जाए। तो इसके चलते हम दोनों ने आपस में एक दिन बैठे चाय पे, ठीक है, चाय के साथ हमने क्या समोसा भी लिया एक एक, और बात लंबी करी, एक दूसरे को अपने सारे राज बता दिए कि यार मैं तो ये करता हूं, बोलता मैं तो ये करता हूं। तो अब क्या है, मैं संतुष्ट हूं कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो मतलब मैं संतुष्ट हूं कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तो मुझे डर नहीं है किसी बात का, ठीक है, मुझे पता है कि उसमें कितनी पावर है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसको मैंने सब कुछ बता दिया, तो उसे भी पता है कि वो मुझसे नहीं डर रहा है। तो एक तरह से क्या होता है कि आप वही जो बैलेंस ऑफ पावर वाला पार्ट देखा था ना हमने, वैसे ही कुछ यहां पे हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, ठीक है, तो राइवल्स के साथ में आइडियाज इंफॉर्मेशन शेयर कर लो, ठीक है। तो अब यू माइट बी लाइक कि अच्छा तो फिर लड़ाई का मतलब ही क्या रहेगा, लेकिन इसका एडवांटेज है, क्या है, तो दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशंस अप टू अ पॉइंट देयर मिलिट्री प्लान्स, ठीक है। तो अब मतलब यू पीपल माइट थिंक इससे होगा क्या, लड़ाई तो फिर लड़ाई क्यों रहा, फिर तो दोस्त बन जाओ, फ्रेंडशिप बेल्ट बांध लो एक दूसरे को, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बना लो। तो यहां पे एक चीज समझना होगी, रैशनल क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, आइडिया शेयर करने का, अप टू अ पॉइंट मिलिट्री प्लान्स शेयर करने का, वो ये रहता है कि दिस इज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग टू सरप्राइज अटैक। ये एक तरीका होता है कि हम कोई सरप्राइज अटैक कुछ छुपा के नहीं रख रहे, जो है खुला है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी कि दे आल्सो टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस दे पोजेस एंड दे मे शेयर इंफॉर्मेशन ऑन वेयर दोस फोर्सेस आर डिप्लॉयड। तो वही है, तो सर फिर लड़ क्यों रहे हो, दोस्ती कर लो ना। उसका एडवांटेज ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होगा कि जो राइवल्स होंगे ना वो वॉर मिसकंसेप्शन पे नहीं होने देंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा वो एक देता हूं एग्जांपल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला ध्यान है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है कि जैसे जैसे नजदीक आते जा रही थी, कौन जो यूएस का वॉरहेड था ना, यूएस नहीं सोवियत यूनियन की सबमरीन जैसे जैसे नजदीक आ रही जा रही थी, यूएस उसको इंटरसेप्ट कर रहा था कि बस अब लगा दे, मार दे। लेकिन क्या है कि वहां पे अगर यूएस की साइड पे या सोवियत यूनियन की साइड पे कोई भी थोड़ा सा भी मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस कैलकुलेशन के चलते एक स्टेप ले लेता, तो दिस वाज फॉर श्योर कि थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता, बिल्कुल तय था ये। लेकिन क्या हुआ, वहां पे इंफॉर्मेशंस की थोड़े से आदान प्रदान से या फिर कह सकते हैं थोड़ी सी मैच्योरिटी से क्या हुआ,
वर्ल्ड वॉर होते होते बच गई, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो जो एक कमांडर थे, मरीन कमांडर, उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई, वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी की हमें हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मिसकम्युनिकेशन क्या कर सकता है, मतलब अगर हम ये परसीव कर लेते कि हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और हम भी हमला कर देते तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। समझ में आया? तो ये चीज आपको समझना होगी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एडवांटेज क्या है, वो मैं समझा रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करना, बताना कितने हथियार है, ठीक है। एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम कोई सरप्राइज अटैक नहीं करेंगे, एक तरह से आप पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हो कि हमारी फोर्सेस कहां है, कितनी है, ताकि क्या हो, ताकि ठीक है इस प्रोसेस की मदद से आप ये इंश्योर कर सके कि राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस परसेप्शन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस परसेप्शन के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी शेयर द इंफॉर्मेशन। तो ये भी क्या, ये कॉपरेशन का तरीका है। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स दिस एलिमेंट ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट कॉपरेशन के मैंने आपको बताए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों एलिमेंट क्लियर हुए हैं, समझ में आए कि क्या है आखिरकार, ठीक है। तो पहला डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तीनों पे अलग अलग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों को एक साथ मिला के एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से सवाल आए आप तैयार रहना, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये क्या होता है, ट्रेडिशनल वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जो नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है ना सिक्योरिटी का, ट्रेडिशनल तो देख लिया, इंटरनल एक्सटर्नल, नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और इंटरेस्टिंग है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई है, बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अभी के लिए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। अनअकैडमी पर मैं क्लास 10th और 9th पढ़ाता हूं, अनअकैडमी प्लस पर। तो जहां पर आप ये जो मेरे कोर्सेज हैं चल रहे हैं, तो यू पीपल कैन एनरोल इन दिस इफ यू आर enrolling in any of the courses on Unacademy, be it UPSC, IIT, NEET, जहां भी, ठीक है। If you are using the code Digraj, you will get the maximum discount at that time rate while taking the subscription, any of the subscription, CUET का कुछ भी, you can use this code DIGRAJ Digraj. In fact, this is the right time अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, तो अभी CBSE सब्सक्रिप्शंस पे you can get up to 40% ऑफ। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, तो जिसकी कॉस्ट 53,000 है वो आपको 33,000 में पड़ता है। तो यू कैन सेव अप टू 40%, ठीक है। हियर आर द डिटेल्स, ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट यूज द कोड DIGRAJ Digraj टू अवेल ऑल दीज अमेजिंग ऑफर्स। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो है वो समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।